हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और बिहार स्पेशल में हम लोग आज पढ़ेंगे गुप्त वंश पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश का संस्थापक, जैसे चलिए यहीं पर शुरुआत कर दिया जाए। गुप्त वंश हो जाता है ना। गुप्त वंश के संस्थापक हो जाते हैं श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक है ना, संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। श्रीगुप्त हो जाते हैं इसके संस्थापक। और श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक शासन किया। 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को ही कहा जाता है। इनके एक उत्तराधिकारी थे जिसका नाम था घटोत्कच। इनके श्रीगुप्त के एक उत्तराधिकारी थे जिनका नाम था घटोत्कच, नाम था घटोत्कच। कोई विशेष जानकारी नहीं है। घटोत्कच श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी हैं। इन्होंने 280 से लेकर के है ना 280 ईस्वी से लेकर के इन्होंने 320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की, ये इंपॉर्टेंट है। महाराजा की उपाधि धारण की, महाराजा की है ना, महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की घटोत्कच ने। और घटोत्कच के बाद जो गुप्त वंश का शासक बना उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। और यहाँ से शुरुआत होता है गुप्त वंश का, मतलब रियल शुरुआत जो है यहीं से होता है, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो घटोत्कच के जो उत्तराधिकारी हैं इनका नाम हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन काल है, चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल 320 ईस्वी से लेकर के है ना 320 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक? तो 320 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक माना जाता है। हमने आपको कहा था कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनको हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। पूछा गया सवाल है यहाँ पे। इन्होंने ही 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाई थी। इन्होंने ही 320 ईस्वी में है ना, इन्होंने ही 320 ईस्वी में इन्होंने ही गुप्त संवत चलाई थी। गुप्त संवत इन्होंने ही चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। इन्होंने एक लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया जिसका नाम है कुमार देवी। इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया। वैवाहिक संबंधों के बारे में अगर देखा जाए तो ये लिच्छवी राजकुमारी थी जिनका नाम था कुमार देवी। कुमार देवी से, और कुमार देवी का संबंध था लिच्छवी गणराज से, है ना, लिच्छवी गणराज से। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया। इन्होंने विवाह किया और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक उपाधि धारण की जिसको हम लोग महाराजाधिराज कहते हैं। इन्होंने एक उपाधि धारण की महाराजाधिराज की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण इन्होंने किया, उपाधि धारण इन्होंने किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं बिहार स्पेशल में, कंप्लीट कर लीजिए अच्छे तरीके से। कभी भी किसी भी एग्जाम में बिहार स्पेशल से प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम है समुद्रगुप्त, जहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है आपके गुप्ता से। समुद्रगुप्त का शासनकाल है 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक। 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। समुद्रगुप्त ने, है ना, मगध की गद्दी पर बैठकर इन्होंने शासन किया था 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एक इतिहासकार है जिनका नाम है स्मिथ, उन्होंने ही इनको भारत का नेपोलियन कहा। इन्हीं के दरबार में रहते थे जिनका नाम था हरिसेन,
और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अभियानों का वर्णन किया है। उत्तरापथ में देखते होंगे 9 राजाओं को हराने का वर्णन किया और दक्षिणापथ में 12 राजाओं को हराने का वर्णन किया गया इसी प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त को हम लोग है ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? डॉक्टर स्मिथ ने। और डॉक्टर स्मिथ क्या है? इतिहासकार है ना, इतिहासकार हो जाते हैं। डॉक्टर स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की परक्रमांक का, इन्होंने उपाधि धारण की है ना, इन्होंने उपाधि धारण की, उपाधि था परक्रमांक, परक्रमांक का इन्होंने उपाधि धारण किया था। एक और उपाधि धारण की अप्रतिरथ का, अप्रतिरथ की उपाधि इन्होंने धारण की। यह उपाधि था जो समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। इन्हीं के दरबार में एक कवि रहते थे, राजकवि थे, जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन थे, दरबारी कवि थे ये समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे, है ना, दरबारी कवि। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। प्रयाग है ना, प्रयाग प्रशस्ति। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अभियानों का वर्णन है। समुद्रगुप्त के अभियानों का वर्णन है। अभियानों का वर्णन मिलता है किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। इसी प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है ना, इसी प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने कहा कि समुद्रगुप्त उत्तरापथ के 9 राजाओं को और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया। 12 राजाओं को हराने का जिक्र इसी प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसकी रचना हरिसेन ने किया। कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। समुद्रगुप्त को हम लोग कविराज के नाम से भी जानते हैं। कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को, है ना, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। यह भी एक बार प्रश्न पूछा हुआ था। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उनको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्के पर, समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए, उस सिक्के पर है ना, सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। बीना बजाते हुए दिखाया गया है किसको? समुद्रगुप्त को, जिसको हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को इन्होंने वैष्णव धर्म को धारण किया था। है ना, वैष्णव धर्म को ये मानते थे। वैष्णव धर्म को इन्होंने स्वीकार किया था और अपने जीवन में इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। अश्वमेध यज्ञ है ना, करवाया गया था। अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करवाया। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है। रामगुप्त के, अब यहां पर देखेंगे हम लोग, समुद्रगुप्त के शासन के बाद जो रामगुप्त है ना, रामगुप्त की हत्या कर दिया। रामगुप्त की हत्या इनके भाई कर देते हैं। कौन कर देते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय कर देते हैं और गद्दी को धारण करते हैं, गद्दी को प्राप्त करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी से ये विवाह कर लेते हैं, है ना। और ये समुद्रगुप्त की वो कहानी है जो 375 ईस्वी में रामगुप्त को, है ना, गद्दी से उतार कर उनकी हत्या कर दी गई और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी को धारण किए। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल यहाँ से 375 से लेकर के, है ना, 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक है। 415 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाता है। इन्होंने शकों को पराजित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने शकों को पराजित किया, है ना, शकों को इन्होंने पराजित किया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा।
और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण किया। उपाधि इन्होंने धारण किया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हम लोग कर रहे हैं। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इतना ही नहीं, देवगुप्त की भी उपाधि इन्होंने धारण किया था, है ना। देवगुप्त की उपाधि इन्होंने धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। देवराज भी हम लोग कहते हैं इनको, देवराज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज भी कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय को देवश्री भी कहा जाता है। देवश्री, है ना, देवश्री भी कहा जाता है। ये सब याद रखेंगे, ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, है ना। इन्होंने उपाधि धारण की देवगुप्त का, देवराज का, देवश्री का। इनका जो विवाह है ये भी देख लीजिए। इन्होंने विवाह किया था 2 राजकुमारियों के साथ इन्होंने विवाह किया। एक तो अपने भाई की पत्नी के साथ इन्होंने विवाह किया जिसका नाम था ध्रुव देवी, है ना, ध्रुव देवी हो जाता है। और दूसरा इन्होंने विवाह किया था जिसका नाम है कुबेर नाग, है ना, जिसका नाम है कुबेर नाग हो जाता है। कुबेर नाग से इन्होंने विवाह किया था, है ना। कुबेर नाग से ये विवाह करते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विवाह के माध्यम से, है ना, विवाह के माध्यम से ये अपने राज्यों को सबसे ज़्यादा सशक्त बनाना चाहते थे। और यही वजह था कि विवाह के माध्यम से सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने अपने बड़े भाई, जिनका रामगुप्त का चर्चा हम लोगों ने 375 में देखा था, गद्दी से उतार कर उनकी हत्या करने के बाद उनकी पत्नी से ये विवाह कर लेते हैं और दूसरा विवाह ये कुबेर नाग से करते हैं। कुबेर नाग से ही एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है प्रभावती गुप्त। नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त का विवाह होता है ना, इनका विवाह होता है एक वकाटक नरेश से रुद्रसेन प्रथम, है ना, रुद्रसेन द्वितीय हो जाते हैं। वकाटक नरेश से, वकाटक, है ना, वकाटक नरेश से इनका विवाह हो जाता है जिसका नाम है रुद्रसेन, है ना, रुद्रसेन द्वितीय नाम हो जाता है, रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद इन्होंने छोटे बालक को गद्दी पर बिठा करके खुद संरक्षिका बन जाती है। उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय इनका बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। किसका? तो यह प्रभावती गुप्त का। और प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के सहयोग से ही काठियावाड़ गुजरात को, है ना, काठियावाड़ और गुजरात को ये जीत लेती हैं, गुजरात को ये जीत लेती हैं प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इन्हीं के समय में चीनी एक यात्री था जिसका नाम था फाहियान। इन्हीं के समय में एक चीनी यात्री था जिसका नाम है फाहियान, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आता है और यहाँ पर वह 14 वर्ष बिताता है। 14 वर्ष बिताता है फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। 14 वर्ष 399 से लेकर के, है ना, 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक यह, है ना, मगध में रहता है। 414 तक ये कहाँ रहता है? तो मगध में रहता है ना, ये मगध में रहता है यहाँ पे, ठीक है। फाहियान से कई बार सवाल पूछेंगे आपके एग्जाम में। जैसे आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही मेहरौली लौह स्तंभ की स्थापना किया गया था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। और इसी लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। चंद्र नाम से संबोधित किया गया किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को संबोधित किया गया है। इन्हीं के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। उनका नाम भी देख लीजिए। 9 रत्न कौन है ना? 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। सबसे पहले हम लोग भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? कालिदास को कहते हैं, है ना। कालिदास इन्होंने बहुत सारा ग्रंथ का रचना भी किया था, है ना। कालिदास के बाद ये हो जाते हैं अमर सिंह, है ना। अमर सिंह हो जाते हैं। कौन?
एक अमर सिंह हो जाते हैं, है ना, बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई हैं। लेकिन ये उस समय की बात, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात थी। वो भी एक अमर सिंह थे, बहुत अच्छे, ये भी कवि थे अमर सिंह। धनवंतरी, एक से एक लोग थे यहाँ पे। धनवंतरी, है ना, धनवंतरी भी इन्हीं के दरबार में रहते थे नवरत्न के रूप में, धनवंतरी। उसके बाद बराह मिहिर का नाम भी आप सुने होंगे। बराह मिहिर भी, है ना, मिहिर भी इन्हीं के दरबार में रहते थे नवरत्न के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। एक और नवरत्न थे जिसका नाम है शंकु, शंकु नाम है इनका, शंकु। और एक हो जाते हैं बेताल भट्ट, नाम है इनका, है ना, बेताल भट्ट कहा जाता है, बेताल भट्ट, अच्छा नाम है ना, बेताल भट्ट। एक हो जाते हैं घटकरपर, घटकरपर, घटकरपर हो जाते हैं। और ये हो जाते हैं छपनक कहा जाता है उनको, छपनक उस समय का नाम है, विद्वान है ये लोग, छपनक। और छपनक के बाद है भरूची, ये हो जाते हैं भरूची। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे नवरत्न, याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये नवरत्न रहते थे। कालिदास हो जाते हैं, अमर सिंह हो जाते हैं, बराह मिहिर हो जाते हैं, धनवंतरी हैं, शंकु है, बेताल भट्ट है, घटकरपर है, छपनक हो जाते हैं, भारूची हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी है ना, इन्हीं लोगों के वजह से आप देखिएगा इस युग को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, है ना, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है इसी समय में। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था कुमारगुप्त, है ना। कुमारगुप्त से ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, बट एक सवाल बार बार पूछा जाता है। उनके बाद मगध की गद्दी पे यहाँ पे कुमारगुप्त बैठे, जिनका शासन काल था 415 से लेकर के 455, 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? तो कुमारगुप्त ने करवाया। ये बहुत ही VVI है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना, इसी समय में। और ये नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध धर्म की शिक्षा का, है ना, बौद्ध धर्म की शिक्षा का यह केंद्र था। कौन? यही नालंदा विश्वविद्यालय। और यही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया। और इसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी बनते हैं उनका नाम है अस्कंदगुप्त, है ना, अस्कंदगुप्त। और अस्कंदगुप्त से भी सवाल पूछे जाते हैं। अस्कंदगुप्त का शासनकाल था 455 से लेकर के 467 तक, 455 से लेकर के, है ना, 467 तक ये शासन करते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे अस्कंदगुप्त। और अस्कंदगुप्त ने, इन्होंने इन्हीं के समय में हूनों का आक्रमण हुआ, इन्हीं के समय में, है ना, हूनों का आक्रमण हुआ। प्रश्न पूछा जाता है, ये जो है ना, ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि हूनों का आक्रमण किसके समय में हुआ? तो अस्कंदगुप्त के समय में हुआ। अस्कंदगुप्त पराजित कर बाहर खदेड़ दिया किसको? हूनों को क्या कर दिया इन्होंने? जब अस्कंदगुप्त से युद्ध हुआ था तब इन्होंने हूनों को पराजित कर दिया, और पराजित करके खदेड़ दिया, जिसका वर्णन जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। हूनों का आक्रमण का जो वर्णन है जूनागढ़ के अभिलेख में, है ना, अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लीजिएगा। और इसी जूनागढ़ के अभिलेखों में इस हूनों को मलेच्छ कहा गया है। इसी में इनको क्या कहते हैं हम लोग? यानी कि हूनों का आक्रमण का वर्णन हमको जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, और जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को हम लोग क्या कहते हैं? मलेच्छ कहा गया है, मलेच्छ, है ना, हूनों को मलेच्छ कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख में। और हूनों का आक्रमण अस्कंदगुप्त के समय में होता है। अस्कंदगुप्त के समय में हूनों का आक्रमण होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, है ना। इसी समय आप देखिएगा, इसी समय में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया जाता है। और सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के, है ना, सम्राटों के द्वारा किया गया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार इसी समय होता है ना। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार
है ना, पुनरुद्धान जो है इन्हीं के समय में होता है, स्कंदगुप्त के समय में। और स्कंदगुप्त को शक्रादित्य के नाम से हम लोग, शक्रादित्य इन्होंने उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, इसको लिख लीजिए, शक्रादित्य। शक्रादित्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो स्कंदगुप्त को जाना जाता है, शक्रादित्य कहा जाता है ना। शक्रादित्य हम लोग कहते हैं स्कंदगुप्त को। भाई पानी भी दे दो। क्या कहा जाता है ना, तो शक्रादित्य कहा जाता है। ठीक है, शक्रादित्य किसको हम लोग कहते हैं? तो स्कंदगुप्त को हम लोग कहते हैं शक्रादित्य, है ना। और इसी समय बहुत सारे उत्तराधिकारी बैठे और उन्होंने इतनी योग्यता धारण नहीं की, जिसके वजह से धीरे धीरे यह जो वंश है पतन के कगार पर चला गया। गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक, है ना, गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, अंतिम शासक, है ना। अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक हो जाते हैं जिसका नाम है विष्णुगुप्त, है ना। विष्णुगुप्त हो जाते हैं अंतिम शासक। ये गुप्त वंश के अंतिम शासक हैं। और इसी के साथ मगध वंश का अंत हो जाता है। इसी के साथ मगध वंश का क्या होता है? अंत हो जाता है। इनके मृत्यु के बाद, जिसका नाम है विष्णुगुप्त, और इसी के साथ मगध वंश का विनाश हो जाता है, मगध वंश का अंत हो जाता है। यहाँ पे अंतिम शासक हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, विष्णुगुप्त हो जाते हैं, और इन्हीं के साथ में मगध वंश की कहानी जो है यह समाप्त हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आप यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, क्योंकि साहित्य का विकास सबसे ज़्यादा आपको गुप्त वंश में ही हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ से भर भर के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुप्त वंश के समय में साहित्य का विकास, जैसे देख सकते हैं हम लोग साहित्य के विकास में, है ना, इसी के समय में साहित्य का विकास होता है। और साहित्य के विकास में कालिदास के द्वारा जो रचना किया जाता है ना, कालिदास के द्वारा जो रचना किया जाता है, कौन कौन से ग्रंथ हो जाते? अभिज्ञान शाकुंतलम इन्होंने रचना किया था, अभिज्ञान, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम रचना थी किसका? कालिदास का। कालिदास के द्वारा लिखा गया रचना है। मालवी काग्निमित्रम, मालवी काग्निमित्रम, है ना, मालवी काग्निमित्रम निमित्रम, और ये नाटक है। और इसी में शुंग वंश के सम्राट, है ना, अग्निमित्र का चर्चा इसमें मिलता है। मालविका, दोनों की कहानियों का जिक्र इसमें किया गया है, जिसका रचना कालिदास ने किया था। और एक और रचना इन्होंने किया था जिसका नाम है रघुवंश। इन्होंने एक रचना की जिसका नाम क्या है? रघुवंशम नाम है ना। रघुवंशम और कुमार संभव भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। रघुवंशम नाम है इनका, रघुवंशम। रघुवंशम की रचना भी कालिदास के द्वारा किया गया। और कालिदास के द्वारा एक और रचना किया गया जिसका नाम है कुमार संभव, है ना, कुमार संभवम। कुमार संभवम की भी रचना कालिदास के द्वारा ही किया गया। मेघदूत की रचना भी कालिदास के द्वारा ही किया जाता है। मेघदूत की रचना भी कालिदास के द्वारा किया जाता है। और एक रचना और है जिसको हम लोग ऋतु संहार के नाम से जानते हैं। ऋतु संहार की रचना भी कालिदास के द्वारा किया गया। यहाँ पे विक्रमोवर्ष्यम भी देख लीजिए, है ना, वर्ष्यम भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है कालिदास के द्वारा। 2-3 जो लिखा गया इनका है, इंपॉर्टेंट है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मालवी काग्निमित्रम पूछा गया है, और ये रघुवंशम भी पूछा गया था। एक्चुअली सारा का सारा याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, है ना। ज़्यादा किताब नहीं है, 2-4 बार अगर इसको आप रट लेते हैं, देख लेते हैं, तो आराम से आपसे बन जाएगा सारा का सारा प्रश्न, है ना, पूछा जाता है बार। इन्हीं के समय में पंचतंत्र की रचना हुई थी विष्णु शर्मा के द्वारा, है ना। इन्हीं के समय में विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र का रचना हुआ था, विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया। इसी के समय में वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र का रचना किया गया। वात्स्यायन इन्हीं के समय में, है ना, वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र ग्रंथ की रचना हुई थी इन्हीं के समय में।
आर्यभट्ट के द्वारा, यहीं पर आर्यभट्ट के द्वारा यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा गया है ना, आर्यभट्टियम है ना, आर्यभट्टियम नामक एक ग्रंथ लिखा गया। और इनके द्वारा एक और ग्रंथ का रचना हुआ जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। पूछा गया प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत की रचना किसके द्वारा किया गया? तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया सूर्य सिद्धांत का। और इन्हीं के द्वारा 10 गीतिका भी लिखा गया, 10 गीतिका का भी रचना इन्हीं के द्वारा किया गया, आर्यभट्ट के द्वारा, है ना, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। और इसी समय अमर सिंह के द्वारा, है ना, अमर सिंह के द्वारा अमर कोश की भी रचना हुई। इसी समय अमर सिंह के द्वारा देखिएगा, है ना, अमर सिंह के द्वारा अमर कोश की रचना किया गया, अमर कोश का, है ना, अमर कोश का रचना इसी समय में किया गया। और इस समय कामंदक के द्वारा नीति शास्त्र लिखा गया, कामंदक के द्वारा नीति सार लिखा गया, नीति सार। ये सारा जो फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, इसको रट जाइएगा एकदम। शूद्रक के द्वारा जो बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मृच्छकटिकम लिखा गया था शूद्रक के द्वारा, है ना, शूद्रक के द्वारा यहाँ पे मृच्छकटिकम, है ना, मृच्छकटिकम नामक एक रचना की गई थी शूद्रक के द्वारा। और ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत की रचना किया गया, ब्रह्मगुप्त के द्वारा यहाँ पे ब्रह्म सिद्धांत की, है ना, ब्रह्म सिद्धांत की यहाँ पर रचना किया गया, ब्रह्म सिद्धांत की। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। इसी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही इस काल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग, है ना। साहित्य के क्षेत्र में इतना बेहतरीन तरीके से विकास हुआ, इसी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें गुप्त का प्रशासन कैसा था, है ना। गुप्त का प्रशासन गुप्त का प्रशासन कैसा था? तो गुप्त का प्रशासन देखिए, प्रत्येक राजा अपने आप को दैवीय अधिकार रखता था, है ना, दैवीय अधिकार रखता था। और ये साम्राज्य का विभाजन कई टुकड़ों में किया गया। सबसे पहले हम लोग देखिए दैवीय अधिकार रखता था, या है ना, दैवीय अधिकार रखता था राजा, है ना, अधिकार रखता था। और इसी के समय में गुप्त प्रशासन कई टुकड़ों में, कई भागों में विभाजित था। जैसे में हम लोग देख सकते हैं, एक का विभाजन था देश के रूप में, है ना, देश के रूप में। और देश के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं भुक्ति, है ना, भुक्ति के रूप में। और भुक्ति के बाद हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषय बोलते हैं। और विषय के बाद हम लोग यहाँ पे ग्राम बोलते हैं, है ना, ग्राम। और इन प्रशासनों का जो विभाजन था इस तरीके से किया गया था, देश, भुक्ति, विषय और ग्राम। जैसे आप कह सकते हैं देश के प्रधान को गोप्ता कहा जाता था, देश के जो प्रधान थे इनके प्रधान को गोप्ता कहा जाता था, गोप्ता। उसी तरह से भुक्ति के जो प्रधान थे, भुक्ति के प्रधान को हम लोग ऊपरिक कहते थे, ऊपरिक कहा जाता है, ऊपरिक। भुक्ति के प्रधान को ऊपरिक कहते हैं। और विषय के प्रधान को विषयपति कहा जाता है ना, विषयपति कहा जाता है। और यहाँ पे ग्राम के प्रधान को हम लोग ग्रामिक कहते हैं, ग्रामिक। इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में कभी पूछा भी जा सके। तो साम्राज्य का विभाजन इस तरह से किया गया, देश में, भुक्ति में, विषय में और ग्राम में। देश के प्रधान को गोप्ता कहा गया है, और भुक्ति के प्रधान को ऊपरी कहा गया है, और विषय के प्रधान को विषयपति कहा गया है, और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक कहा गया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें थोड़ा सा अर्थव्यवस्था इसका कैसा था, अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए, खास करके गुप्त की जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि पर आधारित थी, और कृषि ही आय का स्रोत था। इसी के समय में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार था, और यही जो कृषि है आय का स्रोत था, आय का स्रोत। यहाँ पे राजा जो है, यहाँ पे राजा 1/6 कर लेते थे, 1/6 जो है ये कर लेते थे यहाँ पे। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में व्यापार और उद्योगों से भी कर की प्राप्ति होती थी, है ना, व्यापार और उद्योग से, ठीक है, व्यापार और उद्योग से भी, है ना, उद्योग से भी कर की प्राप्ति होती थी, गुप्त को कर की प्राप्ति होती थी। इन गुप्तों के समय में आप देख सकते हैं इसी समय व्यापारिक बंदरगाह था जिसका नाम था ताम्रलिप्ति।
इसी समय में एक व्यापारिक बंदरगाह था, है ना, व्यापारिक बंदरगाह जिसका नाम क्या था, ताम्रलिप्ति, है ना, ताम्रलिप्ति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक बंदरगाह कहते हैं। इसी के समय में, गुप्तों के समय में ही एक व्यापारिक नगर था जिसका नाम था उज्जैन। एक व्यापारिक नगर था, है ना, इसी के समय में एक व्यापारिक नगर था जिसको हम लोग उज्जैन कहते हैं, है ना, उज्जैन कहा जाता है इसी समय। और सबसे बड़ी बात है कि गुप्तों के समय में जो सोने के सिक्के जारी होते थे उसको दीनार कहा जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीनार कहते हैं। यानी कि गुप्तों के समय में सोने के सिक्के को, है ना, सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है, तो सोने के सिक्के को हम लोग यहाँ पर दीनार कहते हैं, दीनार कहा गया है। और चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है ना। और यहाँ पे चांदी के जो सिक्का है, चांदी के सिक्के को हम लोग यहाँ पे रूपक कहते हैं, रूपक कहा गया है। यहाँ पे रूपक हम लोग नहीं कहते, लिखा हुआ रूपक कहा जाता है ना। ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ना। एक मिनट, ठीक है, चलिए पानी रखो इधर। तो रूपक कहा गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम लोग देखें कि गुप्ता के समय में सामाजिक व्यवस्था कैसा था। गुप्ता के समय में सामाजिक जो व्यवस्था है वह सामाजिक व्यवस्था कैसा था इस समय में। तो सामाजिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था इस समय बहुत जटिल हो गई थी। इस समय वर्ण व्यवस्था, इस समय है ना, इस समय वर्ण जो व्यवस्था है, यह वर्ण व्यवस्था इस समय सबसे ज्यादा जटिल बन गया, है ना। इस समय सबसे ज्यादा क्या बन गया, जटिल बन गया। और इसी समय जाति व्यवस्था में स्थापित हो गया। यही जो वर्ण व्यवस्था है, यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया, स्थापित हो गया। और यहीं पर कई उपजातियों का विकास होता है, कई उपजाति का यहाँ पर स्थापना होता है, निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कायस्थ जाति का, है ना, कायस्थ जाति, है ना, कायस्थ जाति जैसे राजेंद्र प्रसाद, नहीं कायस्थ जाति हो सकता है, आई नो, आप लोग पता होगा, ये सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। तो कायस्थ जाति का इसी समय विकास हुआ था, गुप्तों के समय में ही। क्योंकि ये सामाजिक अवधारणा देखिएगा तो ये सामाजिक अवधारणा गुप्ता के समय आते आते बहुत ज़्यादा जटिल हो गया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था इसी समय जटिल होने लगा। और वर्ण व्यवस्था के बाद जो जाति जो व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में यही कन्वर्ट हो गया, और जिसके वजह से कई उपजातियों का निर्माण हुआ। जैसे एग्जाम्पल में हम लोगों को देखा ना, कायस्थ जाति का वर्णन, और पहली बार गुप्त काल में इसका वर्णन मिलता है। कायस्थ जाति का पहली बार, है ना, गुप्त काल में इसका वर्णन हमको मिलता है ना। इस समय इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं सामाजिक व्यवस्था में गुप्तों के समय में जाति छुआछूत के प्रमाण मिलने लगे। यहाँ पे इसी समय में छुआछूत के प्रमाण भी, है ना, छुआछूत के प्रमाण भी हमको मिलने लगे यहीं पर, क्योंकि इस समय जाति जो व्यवस्था थी जटिल बनने लगी। अछूत जाति गांव से बाहर रहने गए, ऐसा भी प्रमाण मिलने लगा। अछूत जाति अपने गांव से बाहर रहते थे। इतना ही नहीं, दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। यहाँ पे जो अछूत जाति का जो जिक्र किया गया है, अछूत जाति, ये अछूत जाति गांव से बाहर रहते थे, है ना, यहीं पर गांव से बाहर रहते थे। सोचिए, इन राजाओं ने सबसे ज्यादा जुल्म किया है, और यही वजह है कि इन राजाओं के माध्यम से ही यह जाति व्यवस्था आज भी हमारे समाज में घर कर गया, जिसको राजनीतिक पार्टियां, है ना, जिसको राजनीतिक पार्टियां जो है अपने वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है, सबसे ज्यादा। इसी समय दास प्रथा का विकास देखने को मिलता है। इसी समय दास प्रथा का विकास समाज में दिखाई देता है। दास प्रथा का, है ना, दास प्रथा का विकास इसी समय दिखाई देता है। और इस समय जब यहाँ पे इन जातियों का सबसे ज्यादा वजूद खराब था, स्थिति जब खराब था,
तो इस समय महिलाओं की स्थिति भी सबसे ज्यादा निम्न थी। इसी समय महिला की स्थिति है ना, महिला की जो स्थिति है, महिला की स्थिति सबसे ज्यादा निम्न था, निम्न अवस्था में था। निम्न अवस्था में कैसे? तो आप देख सकते हैं पहली बार सती प्रथा का प्रमाण हमको यहीं पर मिलता है। सती प्रथा का है ना, सती प्रथा का प्रमाण हमको मिलता है, और ये प्रमाण हमको मिलता है एरन अभिलेख में, और ये भानुगुप्त का अभिलेख हो जाता है, भानुगुप्त का, है ना, इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण हमको मिलता है, और ये 510 ईस्वी की ये बात है, 510 ईस्वी की ये बात है, और इसी में सती प्रथा का वर्णन हमको मिलता है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी इस समय में, बहुत ही नाजुक स्थिति थी और बहुत ही दयनीय स्थिति था इस समय में। अब यहाँ पे हम लोग गुप्त कला के बारे में थोड़ा सा देखें। गुप्त कला क्या है? गुप्त कला, है ना, तो गुप्त कला में यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, खास करके स्थापत्य कला के क्षेत्र में देख सकते हैं, है ना, स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ, गुप्त कला हम लोग देख रहे हैं। चित्रकला का भी सबसे ज्यादा विकास हुआ यहाँ पे, चित्रकला का भी विकास यहाँ पर देखने को मिलता है गुप्ता के पीरियड में। यहीं पर मूर्ति कला का विकास होता है ना, मूर्ति कला का विकास होता है ना, और यहीं पर साहित्य कला का भी सबसे ज्यादा विकास होता है, साहित्य कला का भी विकास सबसे ज्यादा होता है। आपको पता होगा गुप्ता के पीरियड में कोई भी मंदिर का प्रमाण ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन यहीं से शुरुआत होता है मंदिरों का निर्माण, और मंदिरों का निर्माण जो होता है वो नागर शैली में प्रारंभ किया जाता है। इसी समय आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिरों का निर्माण प्रारंभ होता है ना, मंदिरों का निर्माण, और ये मंदिरों का निर्माण होता है नागर शैली में, है ना, नागर शैली में किया जाता है इस समय में मंदिरों का निर्माण होता है। इतना ही नहीं, इसी समय में गुफाओं का भी निर्माण करवाया जाता है, गुफाओं का भी निर्माण, है ना, गुफाओं का भी निर्माण इसी समय में करवाया जाता है, गुप्तों के समय में ही। और इसी समय बिहारों का भी निर्माण किया जाता है, इसी समय बिहारों का भी, है ना, बिहारों का भी निर्माण जो है ये किया जाता है इसी समय। जैसे हम लोग देख सकते हैं, अगर गुफा की बात करें तो अजंता का गुफा, जैसे गुफा में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये गुफा देख लीजिए, ये है अजंता का गुफा, है ना, अजंता का गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और उसके बाद बाघ का गुफा है, एक बाघ का गुफा, इसी समय बाघ का गुफा, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण होता है कब? गुप्ता के पीरियड में, है ना, गुप्ता के पीरियड में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी अजंता की गुफा में और बाघ की गुफाओं में जो चित्रकारी मिलता है, वह चित्रकारी, इसी में हमको चित्र दिखाई देता है। और चित्र का संबंध किस धर्म से है? तो एक हो जाता है बौद्ध धर्म से, और दूसरा हो जाता है हिंदू धर्म से। इसका संबंध दर्शाया गया है बौद्ध धर्म से, और है ना, यहाँ पे हिंदू धर्म से इसका संबंध बताया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पाल वंश, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।